फ्रेंड्स, सब्जेक्ट है आपका कॉरपोरेट अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसी तरह से अकाउंटिंग की ब्रांच है कॉरपोरेट अकाउंटिंग। कॉरपोरेट अकाउंटिंग के चैप्टर फर्स्ट इश्यू ऑफ शेयर्स का आज हम इंट्रोडक्टरी थ्योरेटिकल पोर्शन डिस्कस करेंगे, जिसमें मेनली हम कवर करेंगे मीनिंग, करेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ अ कंपनी। आइए सबसे पहले देखते हैं अकाउंटिंग की वेरियस ब्रांचेस कौन कौन सी होती है। अकाउंटिंग का बेसिक मीनिंग होता है रिकॉर्डिंग करना। अकाउंटिंग की नेसेसिटी क्यों फील हुई? अर्लियर बिजनेस छोटे लेवल पर होता था, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस भी बिजनेस में कम होती थी, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम बिजनेस का साइज़ इंक्रीज़ हुआ, बिजनेस की कॉम्प्लेक्सिटीज़ इंक्रीज़ हुई। एक दिन में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। किसी भी बिजनेसमैन के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो सारी ट्रांजैक्शंस को रिमेंबर कर सके, इसीलिए ज़रूरत महसूस हुई अकाउंटिंग की। और एट द सेम टाइम हर एक बिजनेसमैन ये जानना चाहता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर उसे कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है, और एट द एंड ऑफ द ईयर बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। उसके बाद कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग को फर्दर डिवाइड कर दिया गया इनटू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब क्या है? यहाँ पर भी रिकॉर्डिंग की जा रही है, किन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड किया जा रहा है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन पर्पस है नेट रिजल्ट्स जानना बाय प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड फाइनेंशियल पोजीशन डिटरमाइन करना बाय प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर डेट पर कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं, कितने की कंपनी के पास लाइबिलिटीज़ हैं, कंपनी की इक्विटी कितनी है, रिजर्व एंड सरप्लस के बैलेंसेस क्या हैं। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नेट रिजल्ट्स और फाइनेंशियल पोजीशन की इन्फॉर्मेशन मिलती है। उसके बाद सेकंड ब्रांच आती है अकाउंटिंग की, कॉस्ट अकाउंटिंग। अगर ट्रेडिंग बिजनेसमैन की बात करें तो वो अपने नेट रिजल्ट्स जानना चाहेगा, अपने फाइनेंशियल पोजीशन की इन्फॉर्मेशन जानना चाहेगा। बट अगर एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसमैन की बात की जाए, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसमैन नेट रिजल्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहेगा, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहेगा, बट एट द सेम टाइम वो अपनी कॉस्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी जानना चाहेगा कि उसके प्रोडक्ट को बनाने में कॉस्ट कितनी आ रही है। आज का टाइम कंपटीशन का टाइम है। कोई भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक वो अपने कॉम्पिटिटर्स की कॉस्ट के साथ अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट मैच ना करे। उसे देखना होगा कि उसकी कॉस्ट कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में कितनी आ रही है, कहीं वो पैसा ओवर स्पेंड तो नहीं कर रहा, क्या कहीं मटेरियल की वेस्टेज तो नहीं हो रही, लेबर की वेस्टेज तो नहीं हो रही। इसी तरीके से कॉस्ट अकाउंटिंग एक अकाउंटिंग की स्पेशलाइज्ड ब्रांच है, जिसकी हेल्प से ऑर्गेनाइजेशन देख सकता है कि उसके प्रोडक्ट की कितनी टोटल कॉस्ट आ रही है, कितनी पर यूनिट कॉस्ट आ रही है। कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से, कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सकता है, कॉस्ट का ऑडिट किया जा सकता है। ये सभी तभी पॉसिबल है जब कॉस्ट रिलेटेड हर ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग की जाए। उसके बाद थर्ड आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब यहाँ पर अकाउंटिंग की जा रही है मैनेजमेंट के लिए, रिकॉर्डिंग मैनेजमेंट के लिए की जा रही है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ फिगर्स प्रोवाइड करता है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम है इन फिगर्स को इस तरीके से प्रेजेंट करना जिसके बेसिस पर मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सके। कोई भी फिगर अपने आप में कुछ भी नहीं कहती। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपके 75% मार्क्स आए, तो आप सिर्फ इस 75% मार्क्स के बेसिस पर जज नहीं कर सकते कि आपकी परफॉर्मेंस पहले से इम्प्रूव हुई है या आपकी परफॉर्मेंस पहले से डिक्लाइन हुई है। जब तक आप अपने मार्क्स को किसी अपनी क्लास के दूसरे स्टूडेंट के साथ कंपेयर ना करें या आप अपनी प्रीवियस परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर ना करें। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग से इन्फॉर्मेशन उठाना और उसे इस तरीके से प्रेजेंट करना जिसके बेसिस पर मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सकती हैं। बहुत सारी टेक्निक्स हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, जैसे रेशियो एनालिसिस, एक फिगर को दूसरी फिगर के रिलेशन में प्रेजेंट किया जा सकता है। सेकंड, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, कंपैरिजन किया जा सकता है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स बनाई जा सकती हैं, जैसे दो टाइम पीरियड के डाटा का कंपैरिजन किया जा सकता है। उसे हम कहते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन, मींस कंपैरिजन विद इन द फर्म। आप विद इन द फर्म ही अपने अलग अलग टाइम पीरियड के डाटा को कंपेयर कर रहे हैं। दूसरा होता है इंटर फर्म कंपैरिजन। इंटर फर्म मीन्स आप किसी दूसरी फर्म के साथ, सिमिलर इंडस्ट्री की दूसरी फर्म के साथ कंपेयर कर रहे हैं। कॉमन साइज स्टेटमेंट्स,
कॉमन साइज स्टेटमेंट में एक पर्टिकुलर फिगर को हम कॉमन बेस लेकर चलते हैं और उसके रिलेशन में बाकी सभी फिगर्स की हम कैलकुलेशन करते हैं। जैसे सपोज सेल्स की फिगर को कॉमन बेस ले लिया और हम देख रहे हैं सेल्स के कंपैरिजन में मटेरियल का खर्चा कितना है, लेबर का खर्चा कितना है, कॉस्ट आपकी कितनी आ रही है, अदर एक्सपेंसेस कितने हैं। मीन्स एक फिगर को आप कॉमन बेस लेकर चलते हैं और उसके बेसिस पर मैनेजमेंट डिसीजंस ले सकती है। बजटरी कंट्रोल, बजट्स की हेल्प से कंट्रोलिंग करना। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड आपने लेट डाउन कर दिए मटेरियल के लिए, लेबर के लिए, अदर एक्सपेंसेस के लिए और आपको देखना है कि आपकी कॉस्ट विद इन स्टैंडर्ड लिमिट रहे। वेरिएंस एनालिसिस, वेरिएंसेस फाइंड आउट करने हैं कि जो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है और जो आपकी बजटेड परफॉर्मेंस है दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जो यहाँ पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग की लिखी गई है। किस टेक्निक का यूज़ करना है, कब करना है, वो डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट क्या डिसीजन लेना चाहती है और वो मैनेजमेंट की डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है। आइए अब देखते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग किस तरह से हेल्पफुल है डिसीजंस लेने में। सपोज दो फर्म्स हैं, फर्म ए एंड फर्म बी। फर्म ए को प्रॉफिट हो रहा है 2 लाख का, फर्म बी का प्रॉफिट है 4 लाख रुपीज़। अब सिर्फ इस प्रॉफिट्स की फिगर के बेसिस पर अगर डिसीजन लेना हो तो देखने से क्या लग रहा है कि फर्म बी इज़ मोर प्रॉफिटेबल, बट सोलली इसके बेसिस पर डिसीजन नहीं लिया जा सकता। तो मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हम कैलकुलेट करेंगे और उसके बेसिस पर देखेंगे कि कौन सी फर्म ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब इस रिटर्न को, इस प्रॉफिट को कमाने में कितनी इन्वेस्टमेंट की गई, कितनी कैपिटल लगाई गई। कैपिटल इन्वेस्टेड है फर्म ए के केस में 4 लाख एंड बी के केस में 10 लाख। अब ये प्रॉफिट एंड कैपिटल इन्वेस्टेड की फिगर्स हमें बैलेंस शीट से मिली। मींस मैनेजमेंट अकाउंटिंग ने बैलेंस शीट से डाटा उठाया। अब इस डाटा को उन्होंने रिप्रेजेंट किया इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तब पता चला कि फर्म ए का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 50% एंड फर्म बी की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 40%। अब यहाँ से मैनेजमेंट ने जज किया कि फर्म ए इज़ मोर प्रॉफिटेबल एज कम्पेयर टू द फर्म बी। इन दिस वे मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प्स इन टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपका फाइनल ईयर का सब्जेक्ट है। और एक और ब्रांच है अकाउंटिंग की, दैट इज़ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग मीन्स जब हम कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तब हमें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग करना होता है। कंपनी की सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना होता है। हमें देखना है कि कंपनी जब कैपिटल रेज करती है तो उस टाइम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहेगा, कैपिटल की रीपेमेंट के टाइम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहेगा, जब दो या दो से ज़्यादा कंपनीज अमलगामेट हो रही हैं तो उस टाइम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहेगा, कंपनीज अपने आप को इंटरनली रीऑर्गेनाइज कर रही हैं, कंपनी किस तरह से फाइनल अकाउंट्स बनाती हैं। तो ये सारा हमें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में स्टडी करना है जब भी हम बात करेंगे कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। अब हमें देखना है कि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में क्यों आया, क्या ज़रूरत पड़ी। बिजनेस की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, बड़े बिजनेसेस की डिमांड बढ़ती जा रही है एंड सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फॉर्म या और कुछ और फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बहुत सारी लिमिटेशंस थी, जैसे अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड कैपिटल, लिमिटेड टाइम, लिमिटेड एफर्ट, लिमिटेड मैनेजरल स्किल्स। तो ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बड़े बिजनेस की डिमांड को फुलफिल नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आया। अब हमें देखना है कि कंपनी होती क्या है। Company is a voluntary association of persons formed through the process of law with the purpose of carrying on some lawful business, having separate entity with perpetual succession and common seal. Company वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। कुछ लोग अपनी इच्छा से आगे आए और वो मिलकर कंपनी बनाना चाहते हैं, बट ऐसा नहीं है कि सिंपली कुछ लोग आगे आए और उन्होंने मिलकर कंपनी बना ली, नहीं, ऐसा कंपनी नहीं बनती है। कंपनी कानून के द्वारा क्रिएट की जाती है, लीगल प्रोसीजर फॉलो करना होता है। कंपनी जो बिज़नेस कर रही है वो लॉफुल होना चाहिए, लॉ की आइज़ में वो लीगल होना चाहिए। कंपनी की एंटिटी कंपनी के मेंबर से अलग होती है, कंपनी के सदस्यों की एंटिटी अलग है, उनका अपना अस्तित्व है और कंपनी का अपना अस्तित्व है। कंपनी जो भी काम करती है अपने नाम पर करती है। कंपनी अपने नाम पर बैंक अकाउंट खोल सकती है, अपने नाम पर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, अपने नाम पर प्रॉपर्टी सेल एंड परचेज कर सकती है। मीन्स कंपनी की एंटिटी उसके मेंबर से अलग है। कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है। परपेचुअल सक्सेशन मीन्स मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। कि मेंबर्स के आने से, मेंबर्स के जाने से, किसी मेंबर की इंसॉल्वेंसी की वजह से, किसी मेंबर की डेथ की वजह से, रिटायरमेंट की वजह से, किसी मेंबर की एंट्री की वजह से कंपनी के ऑपरेशंस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। कंपनी लगातार चलती रहती है।
एंड कॉमन सील, कंपनी की कॉमन सील होती है। कॉमन सील कंपनी की स्टैंप होती है जिस पे कंपनी का नेम मेंशन होता है। किसी भी डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिकेशन के लिए उस पे कॉमन सील लगा दी जाती है। सिग्नेचर होने के बाद उसके नीचे कॉमन सील लगा दी जाती है। नाउ डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, लॉ के द्वारा क्रिएट किया जाता है जिसकी एंटिटी उसके मेंबर से अलग है। और कंपनी का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। प्रोफेसर हैनी द्वारा ये डेफिनेशन दी गई है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी इज़ अ वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। अपनी इच्छा से कुछ लोगों ने मिलकर एसोसिएशन बनाई और उन्होंने अपने आप को इन द फॉर्म ऑफ कंपनी रजिस्टर करा लिया। सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी की लीगल एंटिटी मेंबर्स से सेपरेट है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस मीन्स मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। लिमिटेड लाइबिलिटी, कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर्स परचेज्ड बाय देम, टू द एक्सटेंट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स। मीन्स सपोज कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू 10 पर शेयर है और ऑलरेडी मेंबर 7 पर शेयर पे कर चुके हैं, तो मैक्सिमम इवन कंपनी के समापन के टाइम भी, कंपनी के वाइंडिंग अप के टाइम भी मेंबर सिर्फ 3 पर शेयर के लिए ही 3 पर शेयर के लिए ही लायबल होंगे। वो 3 पर शेयर ही कंट्रीब्यूट करेंगे, चाहे कंपनी के पास सफिशिएंट एसेट्स हैं आउटसाइड क्लेम को सेटल करने के लिए या नहीं। बट मेंबर्स की लायबिलिटी सीमित है टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय देम। ऑप्शनल कॉमन सील, कंपनी के लिए कॉमन सील ऑप्शनल है। कंपनी की कॉमन सील हो भी सकती है, मीन्स कंपनी की स्टैंप हो भी सकती है और नहीं भी। कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 में ये प्रोविज़न दिया गया है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, कंपनी के शेयर्स ट्रांसफरेबल हैं सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस। सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट, कंपनी की ऑनरशिप अलग लोगों के हाथ में है और मैनेजमेंट अलग लोगों के हाथ में है। कंपनी के रियल ओनर्स कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं। शेयर होल्डर्स बहुत लार्ज नंबर में हैं, वाइड ज्योग्राफिकल एरिया में वो स्कैटर्ड हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि कंपनी के सभी शेयर होल्डर्स कंपनी के डे टू डे फंक्शनिंग में पार्टिसिपेट कर सकें। तो शेयर होल्डर्स अपने बीच में से ही कुछ पर्सनस को अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर इलेक्ट करते हैं जिन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता है, और कंपनी की मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में होती है। सो देयर इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इन केस ऑफ कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। नाउ नेक्स्ट इज काइंड्स ऑफ अ कंपनी। फर्स्ट इज अनलिमिटेड कंपनी। कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन 92 में डिफाइन किया गया है अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी मीन्स जहाँ पर मेंबर्स की लायबिलिटी पर कोई भी लिमिट नहीं होती, और कंपनी के वाइंडिंग अप के टाइम अगर कंपनी को लॉस हो रहा है, कंपनी के एसेट्स सफिशिएंट नहीं है एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ की पेमेंट करने के लिए, तो उस केस में मेंबर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को भी यूज़ किया जा सकता है लायबिलिटीज़ को सेटल डाउन करने के लिए। सेकेंड वन इज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन 21 में डिफाइन किया गया है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। मीन्स यहाँ पर कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है टू द एक्सटेंट ऑफ गारंटी गिवन बाय देम। कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये बात स्टेटेड होती है कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, और यहाँ पर मेंबर्स गारंटी देते हैं कि वाइंडिंग अप के टाइम वो कितना पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे। वाइंडिंग अप के टाइम जितने पैसे की उन्होंने गारंटी दी है, मेंबर सिर्फ उतने अमाउंट के लिए ही लायबल होगा। थर्ड वन इज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में डिफाइन की गई है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। मीन्स यहाँ पर मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है टू द अमाउंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स। फॉर एग्जाम्पल, फेस वैल्यू एक शेयर की 10 रुपीज़ पर शेयर है, ऑलरेडी मेंबर पे कर चुका है 8 पर शेयर, तो लेटर ऑन मेंबर सिर्फ 2 पर शेयर के लिए ही लायबल होगा। जितना अनपेड अमाउंट है मेंबर सिर्फ उतने अमाउंट के लिए ही लायबल होगा। इन केस अगर सारी की सारी पेमेंट उसने पहले ही की हुई है, तो उस केस में वो कंपनी के समापन की दशा में लायबल नहीं होगा। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया है 3 कैटेगरी में। फर्स्ट प्राइवेट कंपनी, सेकंड पब्लिक कंपनी, थर्ड वन पर्सन कंपनी। प्राइवेट कंपनी डिफाइन की गई है कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 में। पब्लिक कंपनी डिफाइन की गई है कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2 सबसेक्शन 71। वन पर्सन कंपनी डिफाइन की गई है कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 में।
लेटर ऑन नेक्स्ट स्लाइड में हम प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी का डिफरेंस पढ़ेंगे, वहीं से आपको क्लियर हो जाएगा कि प्राइवेट कंपनी क्या है और पब्लिक कंपनी क्या है। आइए अभी 1 पर्सन कंपनी के बारे में डिस्कस करते हैं। 1 पर्सन कंपनी मीन्स जहाँ पर सिर्फ एक ही पर्सन मेंबर होता है, बट कुछ कंडीशंस हैं जो फुलफ़िल करनी होंगी तभी 1 पर्सन कंपनी रजिस्टर हो सकती है। जो पर्सन मेंबर है कंपनी का, मेंबर बनना चाहता है, वो इंडिया का सिटीजन होना ज़रूरी है, इंडिया का रेजिडेंट होना ज़रूरी है। इंडिया के रेजिडेंट का मतलब क्या है कि प्रीसीडिंग ईयर में उसका इंडिया में स्टे कम से कम 182 डेज़ के लिए रहा हो, तभी वो इंडिया का रेजिडेंट माना जाएगा। मीन्स उसका स्टे इक्वल टू और मोर देन 182 डेज़ होना चाहिए इन द प्रीसीडिंग ईयर। 1 पर्सन कंपनी के केस में कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकती। कंपनी के पिछले 3 सालों की टर्नओवर का एवरेज 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगा। ऐसी कंपनी सिर्फ बिजनेस पर्पज़ के लिए सेटअप की जा सकती है, ना कि चैरिटेबल पर्पज़ के लिए। नाउ द डिफरेंस बिटवीन द प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। फर्स्ट, मीनिंग। प्राइवेट कंपनी की ओनरशिप प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में होती है एंड पब्लिक कंपनी की ओनरशिप जनरल पब्लिक के हाथ में होती है। इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, नंबर ऑफ मेंबर्स मिनिमम 2 मेंबर्स का होना ज़रूरी है एंड मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं 200। इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी मिनिमम 7 मेंबर्स हो सकते हैं 7 मेंबर्स एंड मैक्सिमम मेंबर्स पर कोई भी लिमिट नहीं होती। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, प्राइवेट कंपनी के केस में कम से कम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए, पब्लिक कंपनी के केस में कम से कम 3 डायरेक्टर्स का होना ज़रूरी है। शेयर ट्रांसफ़र, प्राइवेट कंपनी के शेयर ट्रांसफ़र पर रिस्ट्रिक्शन होती है, पब्लिक कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस। इन्विटेशन टू द पब्लिक, प्राइवेट कंपनी जनरल पब्लिक को शेयर सब्सक्राइब करने के लिए इनवाइट नहीं कर सकती, प्रोहिबिटेड होती है। पब्लिक कंपनी परमिटेड है, वो जनरल पब्लिक को शेयर सब्सक्राइब करने के लिए इनवाइट कर सकती है। प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल्स, प्राइवेट कंपनी के लिए आर्टिकल्स प्रिपेयर करना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। पब्लिक कंपनी के केस में आर्टिकल्स प्रिपेयर करना मैंडेटरी नहीं है। इन केस कंपनी ने अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को रजिस्टर नहीं कराया तो टेबल एफ के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। सफिक्स, सफिक्स मीन्स एट द एंड किस वर्ड का यूज़ किया जाएगा। प्राइवेट कंपनी अपने नाम के बाद वर्ड लगाएगी प्राइवेट लिमिटेड एंड पब्लिक कंपनी अपने नाम के बाद वर्ड लगाएगी लिमिटेड। प्राइवेट कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है आफ्टर गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड पब्लिक कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट करेगी आफ्टर गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। बेसिकली 4 स्टेजेस होती हैं कंपनी के फॉर्मेशन में। फर्स्ट, प्रमोशन, सेकंड, इनकॉर्पोरेशन, थर्ड, कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड फोर्थ वन इज़ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो प्राइवेट कंपनी तो सेकंड स्टेज के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है एंड पब्लिक कंपनी को फोर्थ स्टेज के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट करने की परमिशन है। स्टैट्यूटरी मीटिंग मीन्स कंपलसरी मीटिंग। प्राइवेट कंपनी के केस में वॉलंटरी है, कंपलसरी नहीं है। पब्लिक कंपनी के केस में स्टैट्यूटरी मीटिंग होल्ड करना कंपलसरी है। कोरम, कोरम मतलब मिनिमम कितने मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए किसी भी मीटिंग को वैलिड बनाने के लिए। प्राइवेट कंपनी के केस में 2 मेंबर्स का होना ज़रूरी है, पब्लिक कंपनी के केस में 5 मेंबर्स का होना ज़रूरी है। प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम पेड अप कैपिटल होती है ₹1 लाख एंड इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी मिनिमम पेड अप कैपिटल शुड बी ₹5 लाख। इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, प्राइवेट कंपनी के केस में प्रोस्पेक्टस इशू करना ज़रूरी नहीं है, प्रोस्पेक्टस इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जबकि पब्लिक कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करना होता है ताकि वो जनरल